We have Dr. Salim Sayed also joining us today, along with Dr. Mandeep Oberoi. We have two doctors on today, and Dr. Salim Sayed, he is practicing in. Doctor, can you explain me a little bit about yourself? This is our program for Namaste America, Namaste Doctor, and we call it from New York. And we have people from India, जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं, जितने भाई बहन हैं, जिनको हम लोग डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते हैं। काफी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गांव में, विलेजेस में जाके लोगों का दुख दर्द और उनकी तकलीफें कलेक्ट करते हैं और हमारे साथ में उनका समाधान करते हैं। बिकॉज ये लोग लोकल लैंग्वेजेस में सामने उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोकल लैंग्वेजेस में उनको उनके रिप्लाई दे सकते हैं। तो वो काफी हेल्पफुल काम करते हैं। पिछले काफी दिनों से काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये एक एक जना काफी सारे लोगों को गाइड करता है, उनको एजुकेट करता है कि किस तरह से कोविड से लड़ा जाए, किस तरह से इस बीमारी से बाहर निकला जाए, किस तरह से हम लोग अपनी कम्युनिटी को, अपनी सिटी को सेफ बना सकते हैं। इसके साथ ही आज हम इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो भी डॉक्टर्स, ऑर्गेनाइजर्स जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनकी किसी भी की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। एक डिस्क्लेमर है कि nobody involved in this program from any way should be held liable for anything. This is just basically an advice. ये सिर्फ एक आपके लिए एक जानकारी है, एडवाइस है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके थ्रू आप इसके बाद में अपने लोकल डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डॉक्टर से ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज बेसिकली आप उसके बाद में आप अपने लोकल डॉक्टर्स कंसल्ट कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर हेल्प। तो इसी के साथ में आज के प्रोग्राम में हम शुरू करते हैं। आई एम दीपक कावड़िया फ्रॉम एनआरआई फेडरेशन फ्रॉम न्यू जर्सी एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर सईद, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत दीपक भाई एंड NRI Federation for coordinating this. It's really helpful. बहुत ज़रूरत है इंडिया में एजुकेशन के लिए। मैं यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में काम करता हूँ। आई एम अ फिजिशियन एग्जीक्यूटिव, सो उसका मतलब कि आई मैनेज एंड आई हेल्प रन हॉस्पिटल्स। आई रन 8 हॉस्पिटल्स हम यहाँ चलाते हैं। बड़ी काफ़ी सिस्टम है। I also मैं कोविड के पेशेंट्स को भी देखता हूँ। I am a hospitalist, just like my good friend Dr. Pooja Patel, who introduced me to this program. Dr. Pooja Patel actually went to school with my sister. So okay, very good. No, Pooja is very helpful. She's been coordinating all these things, and really thankful her for doing all these things. Mandeep ji and Pooja ji are really wonderful people, and they have done. They will always come up for the community and especially for any social cause. So please continue, Doctor. Sorry. Yeah. So मैं हिंदी और गुजराती में दोनों में बात कर सकता हूँ। मैंने वहाँ भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ हमने बात की हुई है, मदद कर रहे हैं। रूरल हॉस्पिटल्स में भी हम लोग भी बहुत रूरल में बहुत फोकस है। फोकस खास गुजरात में है, बट एवरीवेयर इट्स नीडेड। तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, गुजराती में भी बात कर सकता हूँ। And yeah, let's get started. Anything else, Deepak bhai, you want me to cover about me? No, that's about it. तो आज के इस प्रोग्राम में अब आप देख सकते हैं, जैसे हम अपने बाकी सब लोगों को बताते हैं कि अमेरिका में रहते हुए भी हम लोग हिंदी, गुजराती, पंजाबी और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो हर लैंग्वेज में आपसे बात कर सकते हैं। और ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के प्रति चिंतित हैं। आज इंडिया में जो सिचुएशन है और उससे हम चाहते हैं कि इंडिया जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके। कल हमने प्राइम मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है और उसमें हमने सर्टेन सजेशंस लिखे हैं कि हम प्रोग्राम इसको मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स के लिए और उनकी कम्युनिटी के लिए भी हम लोग ये करना चाहते हैं। हमने राजनाथ सिंह जी को और डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनको और मोदी जी को लेटर लिखा है
कि समवेयर जितना भी हम लोग यहाँ बैठे अमेरिका में रह के कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको करने की। और ये डॉक्टर्स हमारे जितने भी हैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इतने हेल्पफुल हैं, दे हैव कम एग्रेसिव, बहुत आगे आके उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं और अपना वैल्यूएबल टाइम अपने सब इंडिया के भाई बहनों के लिए देने के लिए प्रॉमिस किया है, और सब लोग दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। आप समझ सकते हैं कि रोज डॉक्टर मनदीप ओबराय अपने रात को शिफ्ट करते हैं, फिर भी सुबह टाइम देते हैं। आज डॉक्टर सईद हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी के साथ हम एक एक क्वेश्चन आप अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और जितने भी लोग और जुड़ना चाहें आप सेम यूजर आईडी, सेम पासवर्ड और सेम डिटेल्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो लोग जुड़ सकते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत पूछ सकते हैं। तो इसके साथ में हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, और वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अपना नाम, अपनी एज, अपने जो आप डायग्नोसिस चल रहा है वो, आपकी मेडिकेशन जो चल रही है वो, और जितना शॉर्ट और जितना प्रिसाइज रखेंगे उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें ताकि हम लोग एक की बात सुन सके। और ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड रहता है, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम आपको यूट्यूब में और एनआरआई फेडरेशन की वेबसाइट पे शेयर करते हैं। वहां से आप प्रीवियस प्रोग्राम्स को भी चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में डॉक्टर सैयद आप प्लीज, और मनदीप जी हमारे साथ हैं तो वी कैन डू अल्टरनेट क्वेश्चंस, एंड मनदीप जी एंड आप दोनों आपस में एक दूसरे को प्रॉपर किसी पेशेंट को गाइडेंस कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट विद, एक्चुअली मनदीप जी आप शुरू कर सकते हैं बिकॉज यू यूज्ड टू विद दिस प्रोग्राम, सो यू नो हाउ टू स्टार्ट एंड देन यू कैन मूव। जी, वेलकम एवरीबॉडी। सो जैसे दीपक जी ने बोला, थैंक्स दीपक जी, कि प्लीज अपना नाम, एज, मेडिकल कंडीशन बताएं और जस्ट टू द पॉइंट रखें अपने क्वेश्चंस को। काफी आंसर आपको मिलते जाएंगे क्योंकि काफी जनरल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सन, कि आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं सेशन ये। कौन पहले? फर्स्ट भरत सिंह, बोलिए भरत सिंह प्लीज। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था आज से करीबन 4 से 5 दिन पहले। वो मेरे में कोविड के सिम्टम्स थे। उसके बाद मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया सीआरपी, उसकी वैल्यू आई 6.668। तो अभी क्या मैं समझूं कि मेरे को कोविड है या नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स अभी भी मेरे में हैं। तो आप सिम्टम्स एक्सप्लेन करेंगे? मुझे जुकाम भी है, बुखार भी है। अगर पैरासीटामोल बंद करता हूँ तो मुझे बुखार भी आता है, और मेरी पीठ में बहुत पेन है। जस्ट बैक में बहुत सारा पेन है, और बुखार तभी आता है जब मैं पैरासीटामोल बंद करता हूँ। अगर मैं बंद नहीं करता हूँ तो मुझे बुखार नहीं होता है। आपकी आवाज कट गई थी। आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? आरटीपीसीआर मेरा नेगेटिव था। और आपकी ऑक्सीजन वगैरह चेक करने का मौका मिला आपको? हाँ, मैं वो ऑक्सीमीटर से रेगुलर चेक कर रहा हूँ। उसमें मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 96 से 98 के बीच में आ रही है। ठीक है। तो देखो, बहुत छोटा सा चांस होता है कि पीसीआर टेस्ट नेगेटिव के बावजूद भी आपको कोविड हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स आपके कोविड जैसे हैं। सो खुद को आइसोलेट कर लें। ऑक्सीजन लेवल ठीक है, सो फार आपके माइल्ड सिम्टम्स लग रहे हैं। फीवर पहले 5-7 दिन रहता है, सो आप पैरासीटामोल, अगर जरूरत पड़ती है, फीवर 101 से ऊपर है, तो आप पैरासीटामोल 6 से 8 घंटे लेते रहें, और जस्ट ऑक्सीजन दिन में 2-3 बार जरूर देख लिया करें, और जस्ट पानी वगैरह पीते रहें खूब। अगर कोई सिम्टम्स बिगड़ता है कि जैसी ऑक्सीजन नीचे जाती है 90 से, लगातार सांस फूलने लगती है, तब आपको मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, और इस स्टेज पे पैरासीटामोल के बिना कोई और दवा ना लें। अच्छा अच्छा सर, ये अभी फिलहाल मुझे कितने दिन बाद दोबारा मुझे कोई टेस्ट या कुछ कराना चाहिए, ताकि मैं मतलब थोड़ा इंश्योर हो जाऊं कि हाँ मेरे को अभी कुछ नहीं है, या अगर मैं किसी को और फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता? देखो, टेस्ट तो और कराने की जरूरत नहीं है अगर आपको नए सिम्टम्स नहीं आते हैं। बाकी देखो, ये है कि 10 से 14 दिन खुद को आइसोलेट करो, और रिपीट टेस्ट कुछ ना कराओ जब तक कोई नया सिम्टम नहीं आता।
क्योंकि CRP भी बड़ा नॉन स्पेसिफिक सा टेस्ट है, इसका कोई इतना हमें हेल्प नहीं मिलता है ओके सर। करवाने में। हाँ, बस आराम करें, आइसोलेट करें, थोड़ा बहुत अपना खाने पीने का ख्याल रखें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ, पुष्पेंद्र सिंह बोलिए आप। हाँ जी बोलिए सर जय हिंद सर। जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। सर पहले तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत हम आभारी हैं जो इतने सुदूर क्षेत्र में ग्रामीण में बैठे हैं और आपकी जो सेवा है हम प्राप्त कर रहे हैं। और सर मैं गांव में रहता हूं, तो गांव में कुछ लोगों के बीच ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि बोलते हैं वैक्सीन लगवाने से मौतें हो रही हैं, तो डर रहे हो वैक्सीन लगवाने में, और बच्चों में फैलने का जो खतरा है उसे लेकर बहुत चिंतित हैं। तो इस बारे में थोड़ा जानकारी दें। जी नमस्ते। पुष्पेंद्र, आप अच्छा काम कर रहे हो और आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। और डॉक्टर साहब इस बात में काफी बोल चुके हैं और आज वापस आपको डॉक्टर सहित आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या उनके क्वेश्चंस के बारे में, देन यू नो एक मैसेज जो कम्युनिटी को दे सकते हैं इस बारे में कि। हाँ, तो पहले नमस्ते और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस सवाल को। ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों में बहुत फिक्र होती है वैक्सीन की कि ले सकते नहीं ले सकते, और केसेस ऐसे सुनते हैं, रेयर केसेस होते हैं, बहुत नहीं होते कि कोई मर गया, कुछ ये हो गया वो हो गया। पर उसके बावजूद वैक्सीन बहुत सेफ है। दुनिया में करोड़ों लोगों ने लगाई हुई है। मेरे ही हॉस्पिटल में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई हुई है सिर्फ थोड़े महीनों में, और आज तक अभी तक कोई भी केस नहीं हुआ वैक्सीन का कि जिसमें बहुत मतलब खराब साइड इफेक्ट आए हो या कोई प्रॉब्लम आया हुआ हो। और यहाँ पे और दूसरे बहुत सारे देशों में बहुत इसका ट्रैकिंग होता है। हम लोग ट्रैक करते हैं बहुत क्लोजली कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें पता चल जाए। और अभी तक कोई बात नहीं हुई कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स है, जैसे मौत कोई को हुई हो ना। लोग वैक्सीन या वैक्सीन के साथ या वैक्सीन के बिना भी मर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो अनरिलेटेड हो, बट वैक्सीन के वजह से कोई ने अभी तक ट्राई नहीं किया कि वो वैक्सीन लगाने के बाद मौत हुई है। और पहली तो बात ये है कि मतलब वैक्सीन इज वेरी सेफ। करोड़ों लोगों ने ली है दुनिया में अभी तक, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने भी लगाई है काफ़ी महीने पहले, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। नंबर 2, वैक्सीन काफ़ी सालों से चल रही है। इंडिया में भी आपने भी पैदाइश में अब बच्चे होते हैं तो पता नहीं होगा, बट बचपन में पोलियो की और मीजल्स की और मम्स की लगाते ही है। और वी वाइप्ड आउट पोलियो, बिल्कुल रहा नहीं है इंडिया में। और ये इस वजह से कि वैक्सीन काम करती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह हमारा मकसद ये है कि अगर कोविड की सब वैक्सीन लेंगे तो होपफुली ये कोविड भी जिस तरह पोलियो वाइप आउट हो गया, इस तरह वी विल वाइप आउट कोविड आल्सो। सर बच्चों में जैसा आपने पुष्पेंद्र जी, जैसा आपने डॉक्टर साहब का सुना, ये वैक्सीन्स सारी गवर्नमेंट्स वैक्सीन को प्रमोट कर रही है, सारे डॉक्टर्स वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं। अमेरिका में 70% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और सेकंड वैक्सीन 50% से ज्यादा लोगों ने लगवा ली है। तो आप लोगों को भी सबको कम्युनिकेट करना चाहिए कि वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि कोविड से बचना है तो वैक्सीन का लगवाना जरूरी है, जैसा सब आप सुन रहे हैं। और इसी के साथ, और ये आपने अपने विलेजेस में सब में कम्युनिकेट करिए। आप बोलिए अमेरिका से डॉक्टर्स, ऐसा आप रिकॉर्डिंग उनको भिजवा सकते हैं कि जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि उनके हॉस्पिटल में 5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय वैक्सीन लगा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स यहाँ पे। और अमेरिका में 70%, तो आई थिंक वैक्सीन इज मच सेफर और वो सबको लगवाना चाहिए। अंकित, आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसका मैं एक दूसरा क्वेश्चन में आंसर कर देता हूँ।
आपने 1 मिनट जी, मैं ना 2 मिनट लेता हूँ। आपने इश्यू उठाया था बच्चों का, तो बच्चों का ये है कि देखो जैसे एडल्ट्स को हो सकती है कोविड, वैसे ही बच्चों को भी हो सकती है। सो प्रिकॉशन तो लेनी ही चाहिए, बट अच्छी बात यह है कि अब तक का डाटा कहता है कि बच्चे समहाउ कोविड में से बाहर बहुत अच्छे से निकलते हैं। बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस कम होती है, बच्चों में डेथ कम होती है। बट घर में अगर किसी को कोविड होता है तो प्रिकॉशंस आपको लेनी बहुत ही जरूरी है। मास्क पहने, हाथ धोएं और खुद को आइसोलेट कर लें। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वन। हाँ, नमस्ते सर, सर अंकित बोल रहा हूँ लखनऊ से। सर वैक्सीन को लेके एक मेरा भी डाउट था। मेरी वाइफ है, अभी 2 मंथ का बेबी है और लैक्टेटिंग है वाइफ मेरी, तो क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए अभी या कुछ डिले करके लेना चाहिए? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, जो वैक्सीन आपकी इंडिया में अवेलेबल है ना दोनों, जी सर, वो दोनों अभी तक लैक्टेटिंग मदर्स के लिए उसका डाटा नहीं आया है। उन्होंने अभी तक उसके लिए अलाउ नहीं किया है। सो प्लीज थोड़ी देर वेट करें। आई थिंक ये चीज टेस्ट हो रही है, बट फिलहाल वो वैक्सीन उनको नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उसका सेफ्टी का मालूम नहीं है हमें। जी बिल्कुल सर। सर एक डाउट और था। जी जी, मेरी मदर की एज 62 है और वो टाइप 2 डायबिटिक हैं। तो उनको कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, बहुत तेज शिवरिंग होने लगती है। और ऐसा लास्ट ईयर हुआ था उनको मार्च में, तो डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी तो थोड़ा रिलीफ हुआ था। बट अभी फिर कल उनको ऐसा हो रहा था, तो मुझे क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए और क्या पॉसिबिलिटीज हैं प्रॉब्लम होने की? इनका ना अपना एक तो डेफिनेटली एक ईकेजी करानी जरूरी है और दूसरा ECG। बेसिक टेस्ट, हाँ ईसीजी करानी जरूरी है ताकि पता लगे कि इरेगुलरिटी क्या है। और दूसरा बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम यहाँ तो हम बोलते हैं अपना बीएमपी के पोटेशियम लेवल और वो इलेक्ट्रोलाइट है ना, एक बेसिक ब्लड का करवा, नहीं सीरम केमिस्ट्री। जी जी जी, वो बेसिक टेस्ट करवा लो ताकि पता चले कोई ब्लड की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसके कारण ये इरेगुलरिटी हो रही है। तो ईसीजी कोई कार्डियक एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है? हाँ, जब इरेगुलरिटी है तो कार्डियक ही हो सकती है। जी, ये कभी कभी होती है, मींस एक ईयर में 1 से 2 बार बस। हाँ, नहीं एक बार ना ये बेसिक चीजें जरूर करवा लें, ईसीजी और ब्लड केमिस्ट्री। बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हेलो, यस सर, यू मे टेक नेक्स्ट कॉलर। हाँ, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ, रावत जी, स्वराज सिंह रावत जी प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम। कल भी आपसे मुलाकात हुई थी सर, आज भी डॉक्टर मनदीप सर से भी हुई है, धन्यवाद। डॉक्टर सईद सर को भी सर गुड मॉर्निंग सर। अभी मैं एक डेटा निकाल रहा था अभी, तो उसमें ये 27/6/2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए। लास्ट ईयर सर 27/6/20 को मतलब 27/6/2020 को सर एक इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना के ऊपर एक गाइडलाइन जारी करी थी कि ये मेडिसिन जो आपका माइल्ड वाले हैं, मॉडरेट है और जो रिस्क फैक्टर में जाते हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी करी थी कि इनको इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। मगर वो कुछ फॉलो होता नहीं था। ये HCQ जो हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, इसकी डोज यहाँ पे अधिकतर लोगों को मैंने अभी तक सर, हम संघ के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये HCQ तो यहाँ पे किसी को लगी नहीं, और इसके बेनिफिट्स क्या है इसको ये लोगों को नहीं पता। रेमडेसिविर के बाद देनी चाहिए या उससे पहले देनी चाहिए? रेमडेसिविर को एकदम रामबाण की तरह इस्तेमाल समझा जा रहा है कि इससे इंसान बच जाएगा, तो नकली दवाई भी लग जाए तो भी इंसान ठीक हो जाता है। इतनी अफवाह बन गई है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने भी सुना है डॉक्टर साहब कि इंडिया में रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लगा रहे हैं और एक इंजेक्शन के 40-40 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। आई डोंट नो इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कई बार लोगों के कार्डियक अरेस्ट हो चुके हैं कि 3 इंजेक्शन के बाद में 4th तक आदमी बचा ही नहीं, वो कार्डियक अरेस्ट से ही, ऑर्गन फेलियर से ही मर गया। तो इज दिस ट्रू?
हाँ, बोलिए आप। सर 6 तो छोड़िए, एक पेशेंट है जिसकी बहुत ज्यादा नीड थी रेमडेसिविर की, उसने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, वो अपने पेशेंट को छोड़ नहीं पा रहा था, तो मैं उसकी जगह लाइन में लग के धक्के खा के उसके लिए 2-3 डोज का इंतजाम करा। मैंने उससे पूछा आपके डोज कितने हो गए, तो उसने बोला कि 7 हो चुके हैं, 3 और मांग रहे हैं। मैंने कहा ये WHO की गाइडलाइन है, 5 के बाद 6 इनफ है। उसके बाद भी डॉक्टर जो है रेमडेसिविर के अलावा और कोई दूसरा चीज देखते नहीं है यहाँ पे। जी, तो नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आई थिंक मैंने सुना पहले कि पहला आपका सवाल है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ। ये क्लोरोक्विन बहुत पुरानी दवा है, ये मलेरिया की दवा है, हमने भी बहुत लिखी हुई है, इंडिया में चलती है और कहीं पूरी दुनिया में चलती है मलेरिया के लिए। ये जो कोविड है वो कोविड वायरस है, इसमें कोई उसका फायदा नहीं है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है, बहुत सब स्टडीज की हुई है। यहाँ पे भी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में स्टडीज की हुई है कि ये इसमें फायदा है, कोविड में उसका कोई फायदा है पेशेंट्स के लिए, तो कुछ प्रूफ नहीं है। ये ज्यादातर अफवाह है, और इसका मतलब समझ में आपको मे बी इस तरह होगा कि ये जो मलेरिया वो पैरासाइट होता है, वो क्लोरोक्विन उसके लिए चलती है। ये कोविड है वो वायरस है, तो उसका मतलब एग्जांपल ये समझिए कि जो अपना वाटर पंप होता है, पानी का पंप होता है, वो पानी दो तो वो वाटर मतलब पानी का पंप चलेगा। अगर गाड़ी है तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, गाड़ी को पानी डाल के चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। तो वो सेम एग्जांपल है, राइट? ये कोविड है वो वायरस है, उसको वो पैरासाइट मलेरिया की दवा दोगे तो उसमें कुछ काम चलेगा नहीं, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह पानी को आपने डाल दिया गाड़ी में, तो गाड़ी बंद भी हो सकती है और गाड़ी खराब भी हो सकती है। क्लोरोक्विन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर सिर्फ अफवाह सुन के ले रहे हो, डॉक्टर को पूछे बिना, उसके बिना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्लोरोक्विन के, तो जितना हो सके उसको यूज नहीं करना चाहिए कोविड के लिए। सर एक इंजेक्शन के एक और मेडिसिन के बारे में बात करना चाह रहा था मैं, ये मिथाइल पैराडिसोनोल जो है, इसमें सर ये मतलब अभी तक मेरे किसी पेशेंट को मैंने सुना नहीं है कि ये लगा है। इसके बारे में कुछ और कोई इसमें कोई रोशनी डाल सके सर? कौन सी मेडिसिन? सर ये मिथाइल प्रेडिसोलोन है जी, ओके। मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये स्टेरॉइड होता है, ये डेक्साकॉन या डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सब स्टेरॉइड्स में है। स्टेरॉइड्स टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स अलग अलग ब्रांड नेम में मिलते हैं। ये स्टेरॉइड्स उसका फायदा कब है? जब पेशेंट ऑक्सीजन पे उसको जरूरत हो। तो अगर माइल्ड केस है, अगर पेशेंट घर पे है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुखार है और बुखार के लिए आप पैरास्टामोल ले सकते हो, खांसी हो तो खांसी की सिरप ले सकते हो। पर अगर आप घर पे हो और आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जरूरत नहीं है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन जब जरूरत होती है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है या ऑक्सीजन पे है या ICU में है, तब उसकी जरूरत है। और इसको इसलिए अवॉइड भी करना चाहिए क्योंकि ये भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स भी, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्पेशली ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिसका शुगर हाई होता है, उसको आपने सुना होगा, जो ब्लैक फंगस और या म्यूकोरमाइकोसिस या ऐसे दूसरे सब भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए ये दवाई तभी लेनी चाहिए जब जरूरत हो, वो उसकी जरूरत है ऑक्सीजन पे। आजकल देखा है कि OPD में वहाँ डॉक्टर्स बहुत प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन, सबको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सिम्टम्स हो या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो। तो ये गलत है। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। इट मींस कि सर आपका मीन कि ये सीवियर कंडीशन में ही यूज होना चाहिए? एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सर। तो जो आपका क्वेश्चन था ना रेमडेसिविर का, तो देखो रेमडेसिविर भी मॉडरेट से सीवियर केस में ही रोल है। पहली बात तो रेमडेसिविर का रोल बड़ा लिमिटेड सा होता जा रहा है, इसकी जो एफिकेसी है कोविड में वो क्वेश्चनेबल है। तो रेमडेसिविर अगर यूज भी होनी चाहिए तो वो जो केसेस ICU में जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो ऑक्सीजन जिनको चाहिए उनके लिए है, और मैक्सिमम डोजेस हैं 3 to 5 डोजेस। उसके बियॉन्ड कोई जरूरत ही नहीं है, कोई इफेक्ट ही नहीं है इसका।
बट ओवरऑल रेमडेसिविर जैसे वहां यूज हो रही है, ये कोई जादू नहीं है, रेमडेसिविर का रोल बड़ा क्लियर नहीं है, बट अगर यूज करनी है तो सिर्फ सीवियर केस में ही यूज करनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, अमेरिका में यूज हो रही है कि रेमडेसिविर? बहुत कम यूज हो रही है जी। बहुत कम यूज हो रही है। तो इंडिया में तो हर जगह वही यूज हो रही है, और हमने जो सुना है हर पेशेंट को वही लगा रहे हैं, और 3-3 4-4 इंजेक्शन तो नॉर्मल हो रहा है। रावत जी, कितना चार्जेस कर रहे हैं रेमडेसिविर के इंडिया में? सर वैसे जो सर मोदी सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी करी है, उसके जो पहले रेट MRP थी उससे 50% डाउन है। मगर सर ब्लैक मार्केटिंग में सर अभी 2 दिन पहले ही, मैं नाम नहीं लूंगा उस हॉस्पिटल का, वहां से एक पेशेंट ने सिर्फ 2 डोज 1.5 लाख रुपए में परचेज करी है। 2 डोज 1.5 लाख रुपए में परचेज किए, ये देख लीजिए। और हमने सुना है जो एवरेज में जब राजस्थान में या बॉम्बे में 40,000 रुपए पर डोज चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मिनिमम कॉस्ट जो है उसकी सर 899 रुपीज वाली है। उसके बाद 3500 है, जो जूबीआर कंपनी जो बनाती है उसका, डॉक्टर रेड्डी वाली कंपनी, तो इनका मैक्सिमम उससे ऊपर नहीं सर, लास्ट में सिर्फ 899 रुपए वहां तक है। मगर ये जो ब्लैक मार्केटिंग है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। वेरी सैड, बट लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करो कि इसको एक जादू मान के ना चले। इसकी जरूरत जो है बहुत ही लिमिटेड है और बहुत सिक्कर पेशेंट्स के लिए ही है, हर किसी के लिए नहीं है ये। सर कंडीशन तो ये है कि जब मैं ये रेमडेसिविर लेने जब मैं गया था, तो मेरे पीछे भी एक हाईली एजुकेटेड डॉक्टर था, उसके अपना खुद का पेशेंट आईसीयू में एडमिट था। मैंने कहा कि आप क्यों उतना ले रहे हैं, जब मैंने क्वेश्चन करा उस पर, तो उसने कहा मजबूरी है, और डॉक्टर इससे आदमी बच रहे हैं। इसके अलावा आगे किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब हम अगर इंडियन गवर्नमेंट, आप जैसे इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत करते रहते हैं, तो अगर उनको ये बोले कि एक पैनल डिसाइड हो कि भाई रेमडेसिविर की डोज इससे ज्यादा नहीं बेची जाएगी किसी भी पेशेंट्स को, यहाँ पे आधार कार्ड के जरिए उसका वो जा रहा है, मगर आधार कार्ड पे एक आदमी को डोज दे रहे हैं, मगर वो हर डेली प्रिस्क्रिप्शन पे, और वो 6, 7, 8 प्रिस्क्रिप्शन दे जा रहे हैं, डेली हॉस्पिटल दे जा रहे हैं, उस पर वो खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ये हो रहा है सर यहाँ पे। नहीं, मैं अगेन वही कहूंगा कि सिर्फ एडमिटेड है, बट वही है, इस चीज में वही है ना, पेशेंट डॉक्टर की बात सुन लेता है और वो उस पर कंट्रोल नहीं है किसी का। यस सर, ठीक है सर। माला, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं माला खंडवा से बात कर रही हूँ। मेरी मदर का ऑक्सीजन लेवल अभी दिन में 4:30 बजे 86, 88 था। अभी बेड के पर सुलाया था तो अभी 92 आ रहा है। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? अभी वो होम आइसोलेशन में है। थोड़ा सा और बताएं, कब कोविड पॉजिटिव हुए और सिम्टम्स क्या है? सर RT-PCR कल है, पॉजिटिव है, कल आई ये रिपोर्ट। और सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स फीवर है, वीकनेस बहुत है, मोशन 2 से 3 बार जा रहे हैं, और उनको गैस और एसिडिटी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 1 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है इस चीज के लिए। तो फिलहाल तो आप सिर्फ उनका जो टेम्परेचर वॉच करें। ऑक्सीजन अगर इतनी फ्लक्चुएट कर रही है ना, तो उंगली चेंज कर लिया करें। कई बार ऑक्सीजन यही है, एक पे नंबर 88 आया है, दूसरी चेंज करके देखो, ताकि आपको कंसिस्टेंट नंबर मिले, और साथ में देखो कि कोई सांस वगैरह फूलती तो नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि घबराहट हो रही है, थोड़ा वो एंजाइटी डेवलप हो जाती है। बट आप फीवर वॉच करें, ऑक्सीजन आप बिल्कुल वॉच कर रहे हैं। बाकी देखो, शुरू के 3 से 5 दिन तो यही सिम्टम्स मेनली होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कॉमन है, वो कोविड के साथ रिलेटेड हो सकता है। पानी वगैरह खूब देते रहे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। बाकी और कोई एंटीबायोटिक वगैरह प्लीज ना शुरू करें। सर अभी एंटीबायोटिक कोई भी नहीं दे रहे, उनको पैरासिटामोल चल रही है। बिल्कुल ठीक है, तो हर 6 से 8 घंटे अगर फीवर 101 से ऊपर जाता है तो वो देते जाएं। ओके ठीक है सर। अभी मतलब ऐसे होम आइसोलेशन में है तो एडमिशन की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नो। ठीक है सर। और सर डाइट में हम लोग क्या इंटेक दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? लिक्विड डाइट, खिचड़ी, सूप, ऐसी चीजें, लाइट सी चीजें दें, ज्यादा हैवी फूड ना दें, क्योंकि वो डायरिया बढ़ेगा, नाउजिया बढ़ेगा अगर रेगुलर फूड दोगे तो। और पानी खूब पिलाते रहें।
जैसे शिकंजवी वगैरह होती है ना, नमक डाल के, ताकि सॉल्ट्स वगैरह बॉडी के लूज ना हो। से इलेक्ट्रॉल वगैरह दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सुमित शरण, आप बात को। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ सर, रितेश बोल रहा हूँ सर। थैंक यू हाँ सर रितेश बोलिए। हाँ ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए। सर एक्चुअली मेरी वाइफ पहले कोविड की शिकार हो गई थी, लेकिन 1 महीने हो गए, अभी वो ठीक हो गई हैं। हालांकि उनका RT-PCR नेगेटिव आया था, लेकिन हमने CT स्कैन कराया तो उसमें 25 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, और उनके अदर जो सिम्टम्स थे काफ़ी सीवियर थे, बहुत ही सीवियर डायरिया था और फीवर ही आ जाता था पहले तो, लेकिन बाद में डायरिया लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा रहा। और अभी तो ठीक हो गई हैं, लेकिन कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा कफिंग आती है, खांसी आती है, और उसमें उनको वॉमिटिंग भी हो जाती है। खांसी काफ़ी कम हो गया है पहले से फ्रीक्वेंसी, लेकिन कभी कभी शाम को या किसी एक वक्त, कभी 24 घंटे में खांसी आने लगती है तो आधे घंटे 1 घंटे तक आते रहती है, और उसमें वॉमिटिंग हो जाती है। कभी कभी 2 बार वॉमिटिंग हो जाती है लगातार, ये कई बार हो चुका। तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर सईद जी नमस्ते। CT कब कराया? सर CT स्कैन कराया था 15 डेज बिफोर। ओके। और सिम्टम्स कितने सिम्टम्स को अभी? डायरिया है और क्या है? सर डायरिया था, अभी तो ठीक हो गया है। उस समय सिम्टम्स में पहले फीवर आ रहा था, फीवर था और सर्दी था, मतलब जुकाम था, और उसके बाद फिर लूज मोशन शुरू हो गया, और लूज मोशन काफ़ी सेवियर था। मींस कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत परेशान होना पड़ा, लगभग 7 डेज तक चलता रहा। और उसके बाद अभी तो सारे सिम्टम्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। हमने RT-PCR दोबारा कराया तो अभी तो पहले बार भी निगेटिव आया, दूसरी बार भी निगेटिव आया। CT स्कैन में आया था कि 4 पॉइंट्स, मतलब 25 के स्केल पे 4 पॉइंट उनके लंग में इन्फेक्शन था, और कफिंग बहुत ज्यादा था, खांसी बहुत ज्यादा था, पहले भी था। अभी खांसी के बावजूद और क्या सिम्टम्स है? बस खांसी ही, और कुछ नहीं। खांसी, ओके। तो इसमें 2-3 बात ये खास है कि ये RT-PCR टेस्ट कराने की बार बार जरूरत नहीं है। वो एक बार टेस्ट हो गया, पॉजिटिव है, उसके बाद सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर होता है। और CT भी अगर माइल्ड सिम्टम्स है, सिर्फ थोड़ी खांसी आ रही है, उसकी CT खांसी के लिए कराने की बार बार जरूरी वो भी नहीं है। अगर आपको खांसी में बलगम है या सिर्फ ड्राई खांसी है? ड्राई खांसी। ड्राई खांसी है, ओके। तो ड्राई खांसी है तो वो खांसी रह सकती है थोड़े दिन और ज़्यादा। अगर ये खांसी बलगम आ रहा है या बुखार आ रही है फिर से, तो फिर डॉक्टर को बताया जाए और एंटीबायोटिक को कंसिडर की जाए। जैसे अजिथ्रोमाइसिन आती है, जिथ्रोमैक्स कहते हैं, वहाँ पे उसका 5 दिन का कोर्स कर सकते हैं। बट ये हो सकता है कोविड के सिम्टम्स बहुत लंबे रह सकते हैं। हमने पेशेंट्स को देखा है महीने के ऊपर 4 अठवाडिये 6 अठवाडिये सिम्टम्स रहते हैं, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहा है, बस सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स रह रहे हैं जैसे खांसी। तो दैट्स ओके, इट विल गो अवे। आप गार्गल्स कर सकते हैं और गर्म पानी और नमक डाल के, और खांसी के लिए वो तुलसी वाले पत्ते की चाय पी सकते हैं, या पुदीना डाल के पी सकते हैं, अदरक डाल के पी सकते हैं उसको चाय में। ये सब जैसे होम रेमेडी, हर्बल रेमेडीज, वो भी ट्राई कर सकते हैं खांसी के लिए। बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक कि वो अच्छी उनकी तबीयत हो रही है। शी विल गेट बेटर इन होपफुली इन द नेक्स्ट वीक और 2। Sir, can we introduce Vimox tablet or Cetirizine and Cleven 375 as well? या वो सिट्राजिन ले सकते हैं। वाइमॉक्स, एक मिनट, वाइमॉक्स WI Amoxicillin। अगर चालू कर दी है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो ठीक है, उसका कोर्स कर सकते हैं। वही 5 से 7 दिन का कोर्स उसका कर सकते हैं।
बट ऐसा लग रहा है कि ये ड्राई खांसी है। ड्राई खांसी का मतलब उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। तो अगर नहीं भी ले तो भी ठीक है, अगर ले ही ली है दवा तो उसका फिर पूरा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, रावत जी नेक्स्ट प्लीज। हाँ, रावत जी का टर्न था। स्वराज सिंह रावत जी, आई थिंक रावत जी। तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। कुमार बोले। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरी कल मैं बात किया था आप लोग से, बहुत अच्छा लगा। और मैं सर कोशिश कर रहा हूँ, हर वक्त पानी पिलाते रहता हूँ, और खाना जो थोड़ा बहुत है वो मैं जो चाहिए वो देते रहता हूँ जी। फीवर सर 99 कल भी आया था, 99 आया था, लेकिन उसके बाद फिर वो एक दवा मैंने पैरासीटामोल खिला दिया था रात में 11 बजे, फिर वो डाउन हो गया। दिन में सर फीवर नहीं आता है। वो सर बोलती है मेरी वाइफ की नाक लगता है पूरा भारी टाइप का है, और ये चीज है। सांस लेने में दिक्कत नहीं है, और सुबह में 1-2 बार वो गर्म पानी का भाप दिलवाया था, गलाला भी करती है, तो पूरा कफ टाइप का गिरता है। तो सर अभी हम क्या क्या करें और क्या करना चाहिए? देखो, आप ये जो चीजें कर रहे हैं यही करते रहो। फीवर भी अगर 100 से ऊपर जाता है तभी पैरासीटामोल दो, थोड़ा बहुत फीवर चलता रहेगा। नाक की कंजेस्शन, थोड़ी ड्राई कॉफ, ये कॉमन चीजें हैं। स्टिल ये माइल्ड सा केस है, आप ये स्टीम, गर्म पानी, ये चीजें करते रहो, ये ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्र ना करो। हालात ये हो गए सर, 24 घंटा ऐसे रहता हूँ, 24 घंटा। देखो, ये करना ही पड़ेगा, ये नई एक जिंदगी है, हमें मास्क तो पहनना ही पड़ेगा सबको, इसमें कोई और नहीं। देखो, ये तो हमें अब सीखना ही पड़ेगा कि मास्क पहन के कैसे जीना है। तो ये सबको, अपने भाई बंधुओं सबको बोलो कि मास्क तो हमारा, जैसे कपड़े पहनते हो मास्क साथ ही जाएगा अब थोड़ी देर के लिए। लोग 12 महीने से यहाँ पे मास्क लगा दवा में कोई दवा नहीं देनी है, सिर्फ पैरासीटामोल, वो भी अगर फीवर 100 से ऊपर जाता है तो। अच्छा, और प्रिकॉशन में कुछ हम कर सकते हैं सर? सॉरी, जैसे और हम क्या ऐसा डिस्टेंस बनाए जो कि करे कि और ज्यादा वो जल्दी अच्छा हो, ऐसा कुछ? देखो वो 10-15 दिन तो लगेंगे ही ना ठीक होने के लिए। अच्छा, जी, वो टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी। पूरी बॉडी को आपको मास्क नहीं पहनाना है तो आप मुंह पे मास्क लगा रखिए। तो यही सबको बताइए कि अगर पूरी बॉडी पे मास्क नहीं पहना है तो मुंह पे मास्क लगा रखिए, यही सबको जानना है। हर वक्त मैं इसी तरह से मैं रहता हूँ, और जब मैं घर से निकलता हूँ किसी दवाई लेने के लिए, जरूरी सामान लेने के लिए, तो ट्रिपल मास्क यूज करता हूँ, ट्रिपल मास्क। कि अगर मैं और आने के बाद बिल्कुल उसको गर्म पानी में और डिटॉल डालकर मैं सबको धोता हूँ, कि ये नहीं मैं सेफ्टी नहीं करूंगा तो फिर आगे फ्यूचर के लिए मेरे लिए बहुत बुरा होगा और घर वालों के लिए बुरा होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस ये आदतें रखो और कोई बात नहीं, ये ओवर हो जाएगा जल्दी। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बस इसी तरीके से आशीर्वाद बना रहे सर, और हम बस कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं और कहीं नहीं निकलता हूँ घर से, बस शाम को आपसे दर्शन हो जाता है तो रियल गॉड फॉर लगता है कि आज के डेट में आप ही मेरे भगवान है, रियल गॉड। बहुत हम इंसान हैं। थैंक यू, आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बस बना रहे सर। थैंक यू सर। जरूर, थैंक यू। रावत जी आप नेक्स्ट प्लीज। स्वराज सिंह रावत जी। सर ये जानना चाह रहा था सर मैं कि मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ ठीक है, हाँ आवाज आ रही है सर। मैं ये जानना चाहता सर, ये मॉडरेट कंडीशन में कोई ऐसी मेडिसिन जो हम घर पे दे के उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सके। मॉडरेट कंडीशन मतलब जो हमने यहाँ पे इंडिया में एक मतलब गवर्नमेंट ने एक मॉडरेट मतलब सीवियर, मॉडरेट और उससे लो रिस्क वाले जो होते हैं 3 कैटेगरी बना रखी है। तो उस मॉडरेट कंडीशन में हम किस तरीके से यही जो होता है खांसी, बुखार और आपका बाकी अदर चीजें, इसको देखते हुए मतलब उसको हम कैसे गाइड कर सकते हैं? जी, तो मॉडरेट कंडीशन अगर जैसे है माइल्ड टू मॉडरेट के
मेन वो डिफरेंस हुआ है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को बुखार है तो पैरास्टामोल ले सकते हैं। पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम की दिन में एटलीस्ट आप 3 से 4 बार ले सकते हैं अगर बुखार को लो करने के लिए। अगर लो ग्रेड भी बुखार हो, जैसे 99, 90, 100 हो, तो उसको पैरास्टामोल पहले उसको यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेशेंट को बहुत खांसी आ रही है, ड्राई खांसी होती है, वो खांसी की वजह से सीने में दुखता है, मसल सोरनेस होती है, तो वो खांसी के लिए भी जैसे गुआफेनासिन की वो आती है, कॉफ सिरप आती है, वो कॉफ सिरप को पी सकते हैं। अगर बहुत खांसी आ रही है और कॉफ सिरप से नहीं रुक रहा है तो कॉफ की वो जैसे क्या गोली चूसने की आती है, वो भी ले सकते हैं, फार्मेसीज में मिलती है। या तो उसकी कभी ज़र्टेक भी ले सकते हैं, जैसे एलर्जी वाली दवाई भी होती है वो जो खांसी में उसको फ़ायदा करे। और वो जो जैसे पहले बताया, ये गर्म पानी और नमक के गार्गल्स कर सकते हैं आप 2-3 मरतबा। और ये जो मैंने पहले जो बताया, ये जो बहुत पुरानी ये दादा दादियों की रेसिपी है, जो चाय में तुलसी या पुदीना या अदरक डाल के पी सकते हैं उसको 2-3 मरतबा। उसका जो चाय बनाते हैं उसका बॉईल करते हैं पानी को, अदरक तुलसी वाला, वो पानी का सांस भी ले सकते हैं। तो ये सब रेमेडीज मतलब कर सकते हैं। दवाई उसकी मतलब क्या कहते हैं, कोविड की स्पेशल कोई इसमें दवा नहीं है। जो भी है, जो रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स, वो सब सीवियर केसेस के लिए है। ओके सर, ये जो आपने दादा दादी वाली दवाई बोली, काढ़ा जिसे हम कहते हैं सर, ये मतलब एक दिन में मतलब इन ए डे 2 टाइम लेना चाहिए, या लोगों के हिसाब से जैसे उनको लगता है कि मैं बुखार आ रहा है, थोड़ा गले में खराश आ रही है, तो हर 1 घंटे में पीते? ज्यादा पीने से क्या रिस्क है, और मिनिमम क्वांटिटी 2 लेनी चाहिए, उसके बेनिफिशियल क्या क्या है बता सकते हैं सर? ज्यादा पीने के क्या रिस्क है, खासकर तो ये? काढ़े के कोई बहुत मतलब खास रिस्क नहीं है, और काढ़े भी जैसे अलग अलग कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया, जो प्लेन काढ़ा है वो सिर्फ पानी को भी उबाल के ये थोड़ी बहुत चीजें फ्रेश होता अच्छा है, फ्रेश तुलसी के पत्ते, फ्रेश पुदीना के पत्ते और फ्रेश अदरक डाल के उसको पी सकते हैं। जैसे मेरी भी जब तबीयत वो होती है तो मैं 2-3-4 मरतबा भी लेता हूँ, पर मुझे चाय नहीं चाहिए होती 3-4 मरतबा दिन में, तो सिर्फ मैं पानी को उबाल के ये थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के सिर्फ वो ही पी लेता हूँ। सेहत भी अच्छा है, सेहत को भी अगर उसको डाल सकते हैं, क्योंकि काढ़ा और ये सब कभी थोड़ा टेस्ट उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कभी कड़वा लगता है, तो थोड़ा सा शहद डाल के भी उसको पी सकते हैं। पर ज़्यादा पीने का कोई मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप 3-4 मरतबा, जितनी मरतबा भी आप पेशेंट अगर पी सकता है वो ठीक है। और इसमें दूसरा वो भी है कि ये कोविड में टेस्ट वो हो जाता है, पेशेंट का चला जाता है, तो बहुत से पेशेंट्स का हमने देखा वो खाना एकदम बिल्कुल बंद कर देते हैं, इसके लिए क्योंकि भूख नहीं है बीमारी में और टेस्ट बिल्कुल कोई चीज़ का नहीं है। तो जो भी हो सके, ऑरेंज जूस है, ऑरेंजेस भी खा सकते हैं, फ्रेश नारंगी अगर मिलती है तो वो भी खाए, जूस पी सकते हैं। पर मेन वो है कि जो भी है हल्का फुल्का खाते रहे, और ये काढ़ा जो भी है वो भी जितनी बार भी ले सकता है पेशेंट, वो लिया जाए। ओके सर, एक छोटा सा सवाल और सर, एक दवाई है, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, हम मुझे भी और बाकी जो हमारे लिसनर है। ये टोस्लीजुमाब जो है, ये सर बेसिकली स्टेरॉइड है क्या, और कितने इफेक्टिव है? हाँ, वो जो टोक्लिस्टीमैब और दूसरा भी इंडिया में भी अभी आ रही है, मैं नाम भूल चुका हूँ, आई थिंक इंडिया में बनाने की चालू की हुई है। ये बेसिकली एंटीबॉडीज है। ये अगेन जनरली दवाइयाँ सीवियर पेशेंट्स के लिए है, खास मतलब हॉस्पिटल्स में दी जाती है, वो इंजेक्शंस होते हैं, वो गोली नहीं हो सकती। तो अगेन ये माइल्ड केसेस के लिए अभी एटलीस्ट इंडिया में नहीं चालू की, अगर सीवियर हो तो वो हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए रखी जा रही है, पर ये स्टेरॉइड नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सभी को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, मैं रोहित सिंह, परमार्थ युवा समाज सेवक खंडवा से। सर, कल की ही तरह आज भी इस मीटिंग में कुछ ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई हैं, उनके 2 क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ जी sure. एक भाई हैं जिनके बेटे को पिछले 6 दिनों से बुखार आ रही है। कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव भी हो गया है और अभी तक तो कल तक तो उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन था, 98 समथिंग आ रहा था, बट आज वो फॉल करने लगा है, वो 90 पे आ गया है। तो इनका कंसर्न है कि अभी होम आइसोलेट करें या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मनदीप जी आई थिंक डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनदीप जी, डॉक्टर सैयद जी, एनीवन? जी आप क्या ऑक्सीजन लेवल है? सॉरी भैया, नमस्ते जी नमस्कार सर। सर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन उनका। जी प्लीज, सॉरी। उनके जो बेटे को 14 साल का है, उनको 6 दिन से बुखार आ रहा था, अभी उनका पॉजिटिव आया है कल रिपोर्ट, और कल तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन था इनका, 98 97 तक था, बट आज उनका फॉल करने लगा है, उनका 90 हो गया है अभी। तो इनका कंसर्न ये है कि क्या हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए या फिर घर पे ही होम आइसोलेट अभी भी रख के इलाज करवाना चाहिए? अच्छा, ये 14 साल बेटे की बात हो रही है? जी 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 जी। तो ऑक्सीजन तो मतलब गिरा ही है। अगर वो कंफर्म किया आपने, मतलब ये रह रहा है, अगर दूसरे दोनों हाथ में आपने चेक किया वो पल्स ऑक्सीमीटर से, और मतलब कंफर्म है कि 90 पे गिरा हुआ है, तो उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर के पास तो एटलीस्ट पहले ओपीडी में जाके चेक करिए। अगर हॉस्पिटल है, करीब में है, तो हॉस्पिटल में भी ले जाके बता सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी गंभीर बात है कि ये ऑक्सीजन 98 99 से 90 पे पहुंच चुका है। तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास लेके जाए, या अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल को भी लेके जा सकते हैं। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड सर सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें किसी भी प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे भ्रांति फैली हुई है ये, तो क्या ये सही है? इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब क्या? किसी भी प्रकार का काढ़ा नहीं पीना है आपको, जो आयुर्वेदिक कोई भी रेमेडी नहीं करना है वैक्सीन लगाने के बाद? मतलब राइट आफ्टर वैक्सीन लगाने के बाद एक आध वीक अगर आप कोई दवा नहीं ले तो वो अच्छा है, बट होता है कि ये सब इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक दवाओं में पूरे इंग्रेडिएंट सब अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली दवा देखे बिना नहीं बोल सकता कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जनरली आपने वैक्सीन लगाया है और थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा दुखावा होता है जहाँ वैक्सीन लगाई गई होती है, कभी थोड़ा बहुत बुखार आती है सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसके लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं। पैरासिटामोल लेने का कोई दिक्कत नहीं है। पर दवा कौन सी तुम ले रहे हो, ये बूस्टर क्या है उसमें? ये डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद में, वैक्सीन लगवाने के बाद में हमारे को कोई भी नेचुरल जो रेमेडीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, गर्म पानी पीना, काढ़ा लेना, या कोई हल्दी या कोई दूसरा चीज वो लेना चाहिए कि यानी उनके ये है कि, तो आई थिंक रोहित जी, हमने जैसा प्रीवियस सेशंस में सुना है, ये काढ़ा और नेचुरल दवाइयाँ कोई भी गलत इफेक्ट नहीं करती है। आपको मेडिसिन लेने से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ट्रीट करती है, वायरस को नहीं ट्रीट करती है, और स्टेरॉइड्स जो है उसको आपको नहीं लेना है। ओनली इमरजेंसी कस्टमर्स में, जो इमरजेंसी कंडीशंस में जो हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, वहीं जहाँ ऑक्सीजन लेवल आपका 90 के बिलो है और सीवियर कंडीशन है, तभी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, और स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो स्टेरॉइड से जितना बच सको बचना चाहिए। बाकी नेचुरल काढ़ा वगैरह पीना करना, कोई भी, हम लोग भी अमेरिका में रहते हुए हर
पिछले 1 साल से अपना ध्यान रख रहे हैं, अदरक वगैरह ये जो नेचुरल चीजें हैं उसको रेगुलर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहे। ग्रेट सर। सर तीसरा क्वेश्चन एक और है, लास्ट वन है ये कि एक दादाजी हैं गांव में हमारे, उनको पहला डोज लग चुका है बट उनका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है अभी, तो अब उनको कितने दिनों के बाद दूसरा डोज लेना चाहिए कोविशील्ड का? दीपक जी, मैं डॉक्टर पूजा पटेल। क्या पूजा? पूजा, how are you? Welcome. हाँ, I'm good. Sorry, मेरा. Do you want to answer this? Did you hear that question? हाँ, I did hear. तो कोविड वैक्सीन की बात है ना, तो अगर आपको कोविड हुआ है तो 3 महीने तक आपके बॉडी में उसकी इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज होती है, नेचुरल एंटीबॉडीज उसको बोलते हैं, बिकॉज बॉडी का रिएक्शन है आपके कोविड वायरस के अगेंस्ट में और बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबायोटिक्स। तो 3 महीने तक है नेचुरल इम्यूनिटी, तो 3 महीने के बाद कभी भी आप लगवा सकते हैं। ऐसे देखो तो जैसे ही आप कोविड से रिकवर हो जाओ, जो लगभग 15 से 30 दिन होते हैं, उसके बाद कभी भी लगवा सकते हैं। पर जब आपके बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी है ही 3 महीने तक, तो उसके बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं। सो दोनों में से कोई भी आंसर। सेकंड वैक्सीन का पूछ रहे हैं पूजा जी, सेकंड वैक्सीन। अच्छा, सेकंड वैक्सीन तो आपका जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से ही लगानी है ना, जो भी है। अगर फर्स्ट वैक्सीन 1 महीने के बाद बोला है सेकंड डोज, तो वो उसके हिसाब से ही जाना है। जैसा पूजा जी ने बोला, सेकंड वैक्सीन आप 2 से 3 वीक या 4 वीक में जो भी डॉक्टर से स्केड्यूल करते हैं हॉस्पिटल, तो उस हिसाब से आप लगवा सकते हैं। और अभी शायद इंडिया में सेकंड वैक्सीन अभी इन्होंने डिले कर दी है क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। 50-60% इम्यूनिटी है आपकी कोविड से बचने की। तो आप सेकंड वैक्सीन जब स्केड्यूल करती है गवर्नमेंट या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स, तो उस हिसाब से लगवा सकते हैं। वो हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रिकॉशन डॉक्टर्स नहीं एडवाइस कर पाएंगे क्योंकि इंडिया की वैक्सीन है और इंडिया के लैब्स और इंडिया के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, सीवियर कंडीशंस है, उसके बारे में पूछेंगे तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकेंगे। और जो वो वैक्सीन की जो इंडिया की गवर्नमेंट जो बोल रही है वो ठीक है, उसमें जो आई थिंक 42 डेज अभी सेकंड डोज लगा रहे हैं, उसकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वो सही रेकमेंडेशन है। अगर आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स अगर 42 डेज भी बोल रहे हैं, 60 डेज 2 महीने बाद भी बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको सेकंड डोज बिल्कुल लगवाना ही चाहिए। जब भी लगा सकता है, जब भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, 40 दिन बाद या 30 दिन बाद या 60 दिन बाद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेना चाहिए सेकंड डोज। हमारे यहाँ भी डेट्स चेंज हो चुकी है। शुरू में यहाँ भी वैक्सीन की शॉर्टेज थी, तो कभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं मिलती थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़े दिन इधर उधर होता है, कोई जी डॉक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए सर, निशिकांत बात कर रहा हूँ मैं। मेरी दादी है, घर पे ही है, वो हॉस्पिटल ले गए थे उन्हें, 20 दिन हॉस्पिटल में रहे वो, और उनको यहाँ कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव है, लेकिन अभी ऑक्सीजन लगा हुआ है उन्हें। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? 80 साल के समथिंग है। अच्छा, और ऑक्सीजन कितना लगा है आपको पता है? कितने लीटर चल रहा है? कॉन्सेंट्रेटर लगा हुआ है 5 लीटर का। अच्छा, और कितने लीटर पे चल रही है वो लेवल पता है आपको? 5 पे ही चल रहा है। अच्छा, 5 पे ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो बोल भी कुछ नहीं पा रहे हैं, आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है उनका चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन क्या रिजल्ट्स है? उसमें निमोनिया आया है और कोई जानकारी है आपको और रिजल्ट्स की? नहीं, तो ये मुझे कुछ डिटेल इन्होंने दिया नहीं ना। मुझे सिर्फ ये बता दिया हॉस्पिटल से कि कोरोना का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है।
अच्छा, तो कोरोना का रिपोर्ट है ना, शायद आप हॉस्पिटल से बात कीजिए, शायद रिपीट भी करना पड़े, बिकॉज लग रहा है कोरोना जैसा ही है, बट अगेन हमारे पास टेस्ट नहीं है, हमारे पास कोई भी और जानकारी नहीं है, तो इस पे हम कमेंट नहीं दे सकते अभी। बट जिस तरह से वहां पे अभी चल रहा है इंडिया में, उस तरह से मेजोरिटी पेशेंट्स कोविड से ही सफर कर रहे हैं। अगर पहले उनको कोई लंग की बीमारी नहीं है तो पॉसिबल है कि कोविड ही है, बट फिर भी बिना कोई टेस्ट, एक्सरे, कैट स्कैन के हमें ज्यादा पता नहीं चल सकता। पर आप पूछ सकते हो, हर एक पेशेंट का राइट है, डॉक्टर से बात कर सकते हो कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो आप उनको फोन करो, और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है तो आप वापस हमें पूछ सकते हो। हम हर रोज 8 से 9 बजे आते हैं यहाँ पे, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं, पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना, अभी हम ऐसे नहीं कमेंट कर सकते। नहीं, डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं, उन्हें कोई दर्द भी नहीं है, बस वो क्या है कि उनको सांस लेने में ही दिक्कत है, ऐसा हाँ, कुछ बट भी देखो, नहीं बताते कि मुझे हाँ कहीं दर्द तो हो रहा है या ऐसा कुछ भी है। हाँ, पर देखो ऑक्सीजन की जरूरत है, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो तो जरूरी ही है, वो तो एक चीज हमें पता है कि हॉस्पिटल में रहना तो अभी जरूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन उनको अभी भी चल रही है ना। नहीं, सो वो घर हॉस्पिटल की तो, हाँ, छुट्टी हो गई है, घर पे हैं अभी। हॉस्पिटल से 2 दिन पहले डॉक्टर ने बोला ठीक हो गए, अभी आप घर पे ले जा सकते हैं, तो अच्छा, हम घर घर। पे 5 लीटर पे चल रहा है, तो पर डॉक्टर आपको कंसल्ट नहीं कर रहे हैं अभी? डॉक्टर की कंसल्टेशन चालू नहीं है घर पे? नहीं, अभी नहीं है, उन्होंने दवाइयाँ दी थी, वो दवाइयाँ हम दे रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा कंडीशन ज्यादा ही मतलब खराब है, वो कुछ खा अच्छा, अभी नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ पानी हम देते हैं या फिर जूस देते हैं, तो यही ले रहे हैं। ओ अच्छा, और आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है घर पे? हाँ है। अच्छा, तो पल्स ऑक्सीमीटर में क्या ऑक्सीजन नंबर्स आ रहे 5 लीटर पे? तो ऑक्सीजन पे तो दिखाता है 84 89 तक चले जाता है, अलग अलग उंगली पे हम लगाते हैं ना, तो 70 भी दिखा रहा है किसी पे। अच्छा, तो 5 लीटर पे अभी अभी बस 84, 86, मैक्सिमम 86 दिखा रहे 89 हैं तक, 5 लीटर पे। 89 या 90 तक पहुंच जाता है। अच्छा, बट हर बार 90 तक नहीं रहता? हाँ, हर बार नहीं जा रहा है बिना ऑक्सीजन के। अच्छा, तो आप प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, आप डॉक्टर को फोन करो, जो डॉक्टर ने उनको एडमिट किया था उसी डॉक्टर को आप वापस तुरंत फोन लगाओ, बिकॉज ऑक्सीजन नंबर 90 से ऊपर रहना बहुत जरूरी है। तो अभी भी इनका नंबर कम हो रहा है, इसीलिए ये बात ठीक नहीं है। इसलिए प्लीज आप जो डॉक्टर ने उनकी टेक केयर किया, हॉस्पिटलाइज की थी, उनको तुरंत फोन लगा के ये सारे क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज हो सकता है उनको वापस भी ले जाना पड़े अगर 90% से ऊपर उनका ऑक्सीजन नहीं रह रहा ठीक है मैडम, धन्यवाद। है ना। ऐसे प्लीज कांटेक्ट करो, बिकॉज देखो अभी भी वो ऑक्सीजन पे है, नंबर नहीं रह रहा है उस 90 से ऊपर, तो अभी भी वो थोड़ा डेंजर जोन से बाहर नहीं आए, इसका मतलब। नहीं, जब लाए तो कोई ठीक थे कोई दवाई आप हॉस्पिटल रिकमेंड करेंगे डॉक्टर साहब? आप कुछ लेके आए एनीथिंग को थे ना, रिकमेंड करें? नहीं, अभी है ना 20 डेज हो गए, इसीलिए हम कोई दवाई अभी नहीं रेकमेंड कर सकते, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें या तो कभी कभी सीटी स्कैन रिपीट भी करना पड़ता है, कोविड नहीं था तो और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, कभी कभी लंग में क्लॉट हो सकता है, सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें अब जरूरी है कि हमें दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट कॉलर प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अमित कुमार बोलिए। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो सर, मैं कीर्ति बात कर रही हूँ। सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी। अभी एक DRDO की एक मेडिसिन आ रही है 2DG करके, तो क्या डॉक्टर्स इस बारे में कुछ बता पाएंगे कि वो कितनी, हाउ इफेक्टिव इट इज गोइंग टू बी? क्या नाम है? 2DG, DRDO की कोई मेडिसिन है, 2-deoxy-D-glucose. I think it's 2-deoxy-D-glucose. That Yeah, is right. new. Yeah, that is they have granted the EUI, वो emergency use authorization EUA-DI India में. But you know, ऐसे एकदम ही नई ड्रग है, so to be honest, मुझे तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता। I'll be honest with you, मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा मुझे भी मेरी साइड से, unless डॉक्टर सैयद आपको कोई इंफॉर्मेशन है।
I'm looking. हाँ पूरी दवाएं हमें भी मालूम नहीं है। आप मतलब आपको अभी कोविड है और आपके सिम्टम्स के लिए पूछ रहे हैं या सिर्फ यूं नहीं, पूछ रहे हो आप? मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। अदरवाइज मेरी मदर को कोविड था, बट शी इज रिकवरिंग वेल, टच वुड। सो आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर नॉलेज। आई मीन, yeah. नहीं, sorry, you know, even I'll have to do some research into it because यहाँ पे ये available नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ। हाँ अमित बोलिए। मेरे एक कलीग को 8 डेज बैक वो पॉजिटिव हो गई थी, उनका कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन कल से मुझे भी हाई फीवर हो रहा है। पैरासिटामोल लेने के बाद वो कम हो जाता है, लेकिन फिर जैसे उसका असर खत्म होता है फिर से 100+ फीवर हो जाता है। तो अभी मुझे क्या मेडिसिन लेना होगा? तो आपको भी मतलब बिल्कुल कोविड सिम्टम्स है। अगर हो सके तो आपका भी पीसीआर टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करा सकते तो बस आप आइसोलेशन क्वारंटीन करें घर पे। कोई के सामने मत जाए, फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के सामने मत जाए। अगर जाना ही पड़ रहा है खाने के लिए या कुछ भी, बिल्कुल डबल मास्क पहन के जाए। और जो आपको बुखार आ रही है उसके लिए आप पैरासिटामोल ले सकते हैं 500 मिलीग्राम की 3 से 4 मरतबा दिन में, और खास करके बुखार को उतारने के लिए। और जो भी ये सब नेचुरल जो इम्यूनिटी के लिए है, काढ़ा है, चाय है, तुलसी वाले पत्ते वाली चाय है, वो भी आप पी सकते हैं। और आपको खांसी हो रही है तो खांसी के लिए खांसी की सिरप पी सकते हैं। नहीं, मुझे खांसी नहीं है, बस फीवर ही है, फीवर। तो बस पैरासिटामोल लेते रहिए, एटलीस्ट दिन में 3 से 4 मरतबा आप ले सकते हैं उसको। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है, वो पल्स ऑक्सीमीटर को जो मेजर करते हैं तो फर्स्ट टाइम तो 96 आता है, फिर घटने लगता है, किसको माना जाएगा वो सही? तो वो पल्स ऑक्सीमीटर हो सकता है कि आप कौन सी उंगली पे चेक कर रहे हैं। अगर बेस्ट वो है कि आप मतलब बारी जो अगर हो हवा उजास वाले रूम में बैठे, आप फ्रेश हवा ले और दोनों हो सके तो दोनों हाथ में चेक कीजिए। अगर सेम आ रहा है तो दैट्स मोर एक्यूरेट। गोल आपको 90-92% रह रहा है तो वो ठीक है। फर्स्ट रीडिंग तो 96 होता है, तो घटने लगता है वो फर्स्ट रीडिंग के बाद। देखो, आपको कम से कम 4-5 मिनट तक रखना होता है, बिकॉज वो स्टेबलाइज होता है। इनिशियली वो फ्लक्चुएट करता है नंबर, और जब थोड़े टाइम के लिए स्टेबलाइज हो जाता है तो वो सही नंबर होता है। इसलिए बस 1 सेकंड के लिए रख के हम नहीं छोड़ सकते उसको, एटलीस्ट 2-3 मिनट तक रखना पड़ता है। और जब वो फ्लक्चुएट करता है ना, उसके बाद स्टेडी हो जाता है, तो वो आपका सही नंबर है। ओके, थैंक यू। है ना। और हमेशा उंगली थोड़ी वार्म रखनी चाहिए। हम कभी कभी थोड़ी ठंडी हो तो भी आपको सही रीडिंग नहीं आएगा। लड़कियां है तो उस पे अगर नेल पॉलिश लगाइए तो भी आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है एक्यूरेट पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग्स के लिए। और मुझे अभी तो कोई और मेडिसिन नहीं लेना। हाँ, तो अभी कोई सिम्टम नहीं है आपको। 5 से इवन 10 दिन तक बुखार रह सकता है। तो अगर आपको सांसें नहीं फूल रही, आपकी चेस्ट पेन नहीं हो रही, आपकी पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स ठीक है, तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बस पैरासिटामोल, हेल्दी खाना और बस पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो आपको, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभाकर श्रीवास्तव जी प्लीज। प्रभाकर श्रीवास्तव नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही प्रभाकर। सर पुष्पेंद्र। हाँ बोलिए पुष्पेंद्र। पैरासीटामोल की बात हो रही है, तो सर पैरासीटामोल कई तरह के आते हैं, कौन सा पैरासीटामोल? मतलब गांव में तो हमें पता ही नहीं चलता है, कई प्रकार के आते हैं। और देखो, जी पैरासिटामोल है ना, हमेशा दवाइयों में 2 चीज होती है। एक होती है ब्रांड नेम, मतलब वो जो कोई फार्मास्यूटिकल, हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पैरासिटामोल को अलग अलग नाम देता है, राइट। जैसे डोलो एक नाम है तो उसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं, बट पैरासिटामोल उसका कंटेंट है, उसका मेन कंटेंट है दवाई का। तो वो आपको हमेशा जब भी दवाई लो तो उसका कंटेंट देखना है उसमें, ठीक है, उसमें पढ़ना है। जहां पे भी पैरासिटामोल लिखा है वो ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रांड नेम डोलो या कोई और, बट अंदर का कंटेंट सेम होना चाहिए पैरासिटामोल, वो आपको हमेशा पढ़ना है। जी। और मैम एक और सवाल है, मेरे घर में
मेरा भाई है 15 वर्ष का और बहन है एक 16 वर्ष की। टाइफाइड है और घर में और भी सदस्यों को टाइफाइड होता जा रहा है। क्या ये बीमारी ऐसे फैलती है? बीमारी टाइफाइड हाँ फैलती है, और हम पिछले 10 दिन से ये कर रहे हैं, तो हम भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि बहुत लोगों को टाइफाइड हो रहा है। इसीलिए लग रहा है कि वहां पे अभी चल रहा है टाइफाइड। एक उसमें डायरिया होता है, और अपने एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज वो थोड़ा पानी से और स्टूल से फैलता है। तो कभी कभी हाथ धोए हुए नहीं होते, और उसी हाथ और पानी से कभी कभी खाना बनता है, हम खा लेते हैं, तो ऐसे स्प्रेड होता है। इसीलिए फूड हाइजीन जिसको बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। हर एक चीज धो के खाओ। हमारे हाथ खाना बनाने से पहले धो, खाने के बाद धो। सो ये चीजें हाइजीन है वो फॉलो करनी बहुत जरूरी है। तो घर में भी अगर किसी को होता है तो हो सकता है इससे दूसरे को भी फैलता है। सो ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए टाइफाइड को अवॉइड करने के लिए। हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट है, और अब तो कोविड भी है, तो कोविड में भी हाथ धोने का ही है। तो ये बेसिक हाइजीन प्लीज फॉलो करो। और टाइफाइड में ट्रीटमेंट चाहिए। टाइफाइड में हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो प्लीज वो एक ध्यान में रखें। आप अपना फोकस सिर्फ कोविड पे ना डालो, जिसको भी टाइफाइड हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट लो। जी, हमारे पे बहुत और सारे आप कॉलर्स हैं, तो प्लीज हमें कोई थोड़ा दवा फास्ट करना पड़ेगा। कोई दवा तो आपकी प्लीज तरफ से? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी। और सही थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर सईद, साहिद। आप हैव टू लीव। थैंक यू डॉक्टर सईद। तो थैंक यू फॉर टुडे। एंड पूजा जी हमारे साथ में हैं जब तक, तो प्लीज हाँ हमारे को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दीज डॉक्टर्स वर्क, ये इमरजेंसी में वर्क करते हैं और हमारे को काफी टाइम देते हैं। तो हमारे पास काफी कॉलर्स है, तो शॉर्ट में जल्दी पूछिए प्लीज। जी जी, विशेष गर्ग दिस साइड। जस्ट मेरे पास 2 क्वेश्चंस है। मेरी मॉम का बहुत सिवियर केस है। शी इज ऑन अ वेंटी बाईपैप। उनका 92 93 सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है। और तो हाँ मुझे वो सीटी स्कैन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज सीटी स्कैन फैसिलिटी नहीं है। तो अच्छा डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि ही इज ओनली स्कैर्ड ऑफ वन थिंग, कि वील हैव टू पुट हर ऑन वेंटिलेशन। सो व्हाट हाँ डज दैट एक्चुअली मीन, एंड उसका उसमें क्या पैरामीटर्स देखते हैं उसको करने के लिए? बहुत दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाँ। वो वेंटिलेशन। तो कितने कितने दिन से है उनको? हाउ लॉन्ग? उनको कोविड है 4 मई से, तो आज हो गए 15 डेज हो गए। हॉस्पिटलाइज वो 6 दिन से हैं। और अभी अच्छा वेंटी बाईपैप पे वो लास्ट 3 डेज से हैं। शी इज मेंटेनिंग 92 से 95 का सैचुरेशन। हाँ। सो एंड देखो द x-rays डॉक्टर्स आई मीन have गो अहेड। improved. X-rays have improved over the last 2 days. That's the अच्छा information that we. अच्छा ठीक है। सो नहीं, क्लियरली सिवियर केस तो है ही, राइट, बिकॉज शी इज ऑन द बाईपैप। तो बाईपैप के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है वेंटिलेटर, राइट। सो इंट्यूबेशन जो बोलते हैं, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डालना। इसीलिए वो एक डर तो हमेशा रहता ही है इवन फिजिशियन को, बिकॉज जब वो अभी बाईपैप पे है तो अगर चीजें यहाँ से इम्प्रूव होती है तो इट्स गुड। बट अगर डिटीरियोरेट होती है, जो अगेन हमारे हाथ में नहीं होता बिकॉज वो बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से जाते हैं, तो वो अगर इट गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन तो नेक्स्ट स्टेप विल बी इंट्यूबेशन। और बाईपैप के सेटिंग्स में होता है तो वो डॉक्टर्स को पता होता है, वो सेटिंग्स सर्टेन सेटिंग्स मेंटेन करते हैं। और उसमें भी यही चीज हमें मॉनिटर करनी है, सैचुरेशन। सैचुरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं वो आप बोल रहे हो अभी 90 to 92% है, सो वो नंबर ठीक है। अगर ये सैचुरेशन वो मेंटेन कर सकते हैं बाईपैप पे तो वी आर गुड। और धीरे धीरे वो बाईपैप ट्राई करते हैं कि बाईपैप निकाले और देखे कि वो टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं। वो ट्रायल्स वो करते रहते हैं। तो अगर टॉलरेट करते तो हम धीरे धीरे राइट डायरेक्शन में जाते हैं। बट अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे और ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होता है बाईपैप निकालने पे, तो unfortunately we are going in the wrong direction. So this is how we monitor it. यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। ये तो मेरी मॉम के बारे में था, ये मेरे बारे में है। मैं भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ हूँ बिकॉज हमने घर पे सबका कराया था। मेरा असिम्प्टोमेटिक केस था। तो अभी 14th को हमने टेस्ट कराया था, 17th को रिजल्ट आया जिसमें मेरा पॉजिटिव था। तो मैंने सारे मेडिकेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अभी ब्लड टेस्ट में 2-3 चीज़ों में इशू है। एक IL-6 मेरा 32 आया है, और मेरा डी डाइमर है जो वो 1.42 है। तो ये दोनों हाई है। तो डी डाइमर अगर 142 है तो मेरे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, और स्टेरॉइड्स मेरे स्टार्ट हो गए हैं, जबकि मेरा कोई सिम्टम ऐसा है नहीं। सो डी डाइमर के लिए शायद एलिक्विस 2.5 मुझे स्टार्ट किया है मैंने।
और बिकॉज ऑफ IL-6 जो है वो 32 का है, इसके लिए शायद प्रेडमेट-8 डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है। सो अभी मैंने जो समझा है इस कॉल में कि स्टेरॉइड्स बहुत जब तक ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं करता तब तक नहीं लेने चाहिए। मेरा ऑक्सीजन अभी 98-99 है। हाँ अच्छा, आपकी एज बताओ पहले। 31। अच्छा 31, और आपका डी डाइमर जो बोल रहे हैं 1.42, आपके लैब्स में अपर लिमिट क्या है, वो रेंज मुझे बताइए। 0.5 इज कंसिडर्ड। ठीक है 0.5 और ये है 1.42, राइट। आपका CRP सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, ये तो डी डाइमर और इसमें। हाँ, और आपके सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स कुछ नहीं था, ये मैंने टेस्ट इसलिए कराया था क्योंकि मेरी मॉम को हमने एडमिट किया था तो घर पे सबका टेस्ट कराया था, तो अच्छा ठीक है। पॉजिटिव आ गई। देखो कुछ मत लीजिए प्लीज, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है, बस पल्स ऑक्सीमीटर दिन में 2 बार मेजर करते रहिए, और फीवर, ड्राई कॉफ और ऐसे माइल्जिया बोलते हैं जिससे मसल पेन, वो सारे सिम्टम्स कॉमन है। सो अभी आप कुछ मत लीजिए, स्टीरॉइड्स तो बिल्कुल मत लीजिए प्लीज, और एलोक्विस भी कोई मामूली दवा नहीं है, उससे ब्लीडिंग का रिस्क होता है, वो ऐसे ही हम नहीं देते, तो इतने कम डी डाइमर में बिना सिम्टम्स के नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। डी डाइमर स्टैंडर्ड रेट से 3 टाइम्स है मैम, सो दैट्स नॉट दैट इज ओके, बट डी डाइमर आइसोलेटेड है ना, बाकी सब ठीक है। आपको क्लिनिकली भी तो पेशेंट को ट्रीट करना होता है ना, हम पेशेंट्स को क्लिनिकली ट्रीट करते हैं, नंबर से नहीं करते। आपको क्लिनिकली कोई सिम्टम्स नहीं है, और नंबर ऑक्सीजन का ही इम्पोर्टेंट है इस चीज में, वो ठीक है। सुमित शरण प्लीज, सुमित शरण। थैंक यू सर। हाँ जी सुमित जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। थोड़ा हमें जल्दी फास्ट मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास काफी जने हैं। एक्चुअली थैंक यू सर। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ ट्राइबल विलेज में गया था विजिट करने के लिए, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बोला था कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ थी, तो उन लोगों को मैं अपने घर में ही बुला लिया, मेरे साथ ही है अभी, तो अभी वो लोग एक एक करके पूछना चाह रहे हैं। अभी 3 लोग हैं क्योंकि तो सुमित जी आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए, 1 by 1 सीधे पॉइंट पे आ जाए तो अपन उसे शॉर्ट कर सकेंगे। ठीक है, जो भी है क्वेश्चंस लाना। आप आ रहे मेरे साथ, आ जाओ पूछ। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, कोरोना से कैसे बचाव करें? इनका और बताओ, जो प्रॉब्लम जो थी तुम्हारे दादाजी वगैरह। मेरा दादाजी का बुखार हुआ था, उसको पता कैसे कोरोना की बुखार है? कोरोना की टेस्ट करवानी पड़ेगी ना? जी एक्चुअली मैम मुझे थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी इन लोगों की एक्चुअली। उनके जो सवाल सुमित जी आप कम्युनिकेट कर लीजिए। हाँ जी have problem with language and some pronunciation and also agitation little bit too ma'am. Actually मैं आपको मदद कर दे रहा हूँ। एक्चुअली दादा, मुझे फोन आया था इनके दादाजी को बुखार आया हुआ था और इनके गांव थोड़े दूर हैं, वहां मैं गया भी था, तो अभी वहाँ नेटवर्क वगैरह थोड़ी दिक्कत है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा। सुमित जी टाइम शॉर्ट होगा तो आप सीधा प्रॉब्लम्स है ना वो डिस्कस कर लीजिए तो बेटर होगा प्लीज। सॉरी आई एम दिस टाइम आज, क्योंकि आज हमारा 9:15 हो गया, मैं आपको 10 मिनट्स हुए हैं। ओके चलो तुम जल्दी बोलो अपना पूछ लो, बता दो दादा के क्या क्या सिम्टम थे, बताओ। सर थोड़ा सा थकान लग रहा था और बुखार हो सर, उसका शरीर थोड़ा गर्म। मैडम अच्छा सुमित जी, अच्छा सुनो सुमित जी, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा है वहाँ पे ये पेशेंट्स के लिए? है ना? हाँ, तो ये पेशेंट्स को चलो अगर कोविड टेस्ट भी नहीं होता ना तो वही है, ये सारे सिम्टम्स कोविड के है, माइल्ड सिम्टम्स है, तो यही मान के चलो इनको कोविड है। और बस एक ही चीज मैं रेकमेंड करूंगी, बस बुखार के लिए पैरासिटामोल, और ये पल्स ऑक्सीमीटर से आप उनका एटलीस्ट 1 से 2 बार अगर ऑक्सीजन मेजर कर सकते वो करते रहिए। और कुछ भी नहीं करोगे, अगर कोई सुविधा नहीं है तो भी ठीक है, और आइसोलेशन करवाओ ताकि दूसरे मेंबर्स को वो फैले ना। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू मैडम। हाँ थैंक यू। और छत्तीस जल्दी आओ, सॉरी मैम थोड़ा सा और टाइम। हाँ नहीं कोई बात। हाँ जी एक्चुअली मैडम इनके घर में बगल में एक लड़का रहता था, उनका एक्चुअली डेथ हो गया लीवर इन्फेक्शन के कारण। इन लोगों के
जी पानी वगैरह की कमी थी, ये लोग कंफ्यूजन में रह गए कि कोरोना है या लीवर है। फिर बाद में वो फिर डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जानूंगा कैसे क्या हुआ, लेकिन वो लास्ट में नहीं बचा। तो इसके थोड़े ये लोगों के अंदर डर बैठ गया है कि ये लोग जो पानी पीते हैं क्या उसके कारण भी हो सकता है मैडम, आगे देख लो। देखो कोविड एक अलग बीमारी है ना, उसके साथ उसका मतलब ये नहीं कि और बीमारियां अभी वहां पे नहीं हो सकती। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी मैंने बहुत सुना है टाइफॉइड भी वहां पे बहुत हो रहा है, तो दूसरे टाइप के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं ना। सो कोविड अकेला तो नहीं है, अभी हम सबका फोकस कोविड पे ज्यादा है, बट इसीलिए जरूरी है कि हम कोविड के अलावा अगर कोई दूसरे सिम्टम्स हो रहे तो हम एटलीस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, या तो आप हमें भी पूछ सकते हो। बट वो हो सकता है कि वो पेशेंट को कोविड नहीं था, कोई और इन्फेक्शन था जो ट्रीट ही नहीं हुआ जैसे आप बोल रहे हो, और वो प्रॉब्लम था, और इसकी वजह से हो सकती है उनकी डेथ हो गई बिकॉज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, राइट। सो वो पानी की वजह से काफी बीमारियां हो सकती है, जैसे टाइफॉइड भी है वो पानी से ही होता है इन्फेक्टेड। सो वो हमेशा ध्यान रखना है कि मैडम कोविड के अलावा अगर जी मैडम एक छोटी सी कि उसका जो शरीर बहुत पतला था और पेट का साइज बहुत बड़ा हो गया उसका, और लीवर हाँ, क्या तो उसमें कितना समय लगता है? अच्छा नहीं चलो, अच्छा सुजीत जी सुमित जी मुझे समझ में आ गया, उनको लिवर सिरोसिस था, तो वो तो एकदम कंप्लीटली दूसरी ही बीमारी है, तो वो तो लिवर की बहुत सिवियर बीमारी है, तो उनकी डेथ शायद उसकी वजह से हुई है, और वो उसमें कोविड या किसी और का रोल है ही नहीं। ये लिवर सिरोसिस है, वो एंड स्टेज लिवर है, तो उनका लिवर फेल हो गया था। हो सकता है वो शायद ज्यादा शराब पी रहे थे या कोई और बीमारी थी। शराब नहीं पीता था। अच्छा ठीक है, सो कोई और भी रीजन हो सकता है उस बारे में, कोई और भी रीजन हो सकता है। शराब सबसे कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस का, बट जो आप बता रहे हैं वो एंड स्टेज लिवर प्रॉब्लम था, तो वो लिवर ऑलरेडी फेल हो गया था, तो उसका कोविड से कोई रिलेशन नहीं है, वो कभी कंटेजियस नहीं होता, दूसरों को फैल नहीं सकता, पानी से भी नहीं फैलता, तो उनकी बीमारी दूसरी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे कुछ, या और कोई पूछना चाहेंगे? हमारे साथ हेलो, हाँ जी सर, रेखा शर्मा, आप रेखा शर्मा, हेलो हेलो, हाँ सर नमस्कार, मैं भूपेश राजस्थान से बात करूं। हाँ बोलिए, फास्ट बोलिए। जी सर, मेरे 7 साल पहले टाइफाइड हुआ था, तो हर साल इसी टाइम पे लगभग हल्का हल्का फीवर रहता है, और मुझे थोड़ा कोल्ड और डस्ट की भी एलर्जी है, तो अभी वैक्सीन मैं ले सकता हूँ या फिर रुक के लूँ आगे? अगर बुखार नहीं है, बुखार तो आप वैक्सीन ले सकते हो। हाँ नहीं, टाइफाइड की वजह से हल्का हल्का रहता है, बाकी मेरे को मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 1 महीने तक लगभग रहता है, हर साल ही रहता है। भूपेश, डॉक्टर साहब ने बोला है कि 100+ फीवर हो तो ही आपको बुखार काउंट होता है, 100 के माइनस है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हो, और आपको अभी 7 साल पहले टाइफाइड हुआ था, तो वो ऐसे ही नहीं हर साल होता, तो मोस्ट लाइकली आपको टाइफाइड ही नहीं है। ठीक है जी, और कोल्ड और डस्ट की एलर्जी में कोई दिक्कत तो नहीं है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैक्सीन ले लेना प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, रेखा शर्मा नेक्स्ट प्लीज। रेखा शर्मा आप हैं साथ में? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, श्रद्धा दिस साइड फ्रॉम कैलकाटा। नमस्कार। ये श्रद्धा, नमस्कार। मैं ये जानना चाहती थी कि स्टेरॉइड्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कब तक इन्फेक्शियस हो सकता है, मतलब होम आइसोलेशन में उनको मैंडेटरी कितने दिनों तक रखना जरूरी है? ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टेरॉइड्स का। सो स्टेरॉइड्स के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो वो आपकी इम्यूनिटी कम कर जाता है। जब स्टेरॉइड्स कोई भी पेशेंट 5 से 10 मिलीग्राम से ज्यादा लेता है इवन 1 महीने तक, तो वो उसको हम इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन बोलते हैं। तो स्टेरॉइड में इतना पावर है कि आपका इम्यूनो कंप्रेशन इम्यूनिटी कम कर सकते हैं।
एंड स्टेरॉइड्स मेनली तो डायबिटीज पेशेंट्स में ब्लड शुगर बहुत ही एलिवेशंस आ सकते हैं, फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं स्टेरॉइड्स की वजह से, और कई पेशेंट्स अपने यहाँ पे है कि उनको पता भी नहीं होता कि वो डायबिटिक है। तो ऐसी सिचुएशन में दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज ब्लड शुगर्स बिना मेजर किए हाई जा रहे हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा है म्यूकोरमाइकोसिस 2 जो ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। वो भी उसमें भी स्टीरॉइड्स का काफी रोल है बिकॉज उसमें अगेन इम्यूनिटी कम होती है और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। और दूसरा आपका क्वेश्चन, कोविड सेल्फ होम आइसोलेशन हम रेकमेंड करते हैं। पॉजिटिव अगर आपको सिम्टम्स है तो फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम्स से लेके मिनिमम 10 days to 14 days, तो 10 days के बाद भी आइसोलेशन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या तो सिम्टम्स नहीं है तो फ्रॉम फर्स्ट डे पॉजिटिव टेस्ट टू 10 days, एज लॉन्ग एज 24 घंटे आप फीवर फ्री रहे हो। राइट। सो फर्स्ट डे कब का कंसिडर होता है, जिस दिन आपका सैंपल लिया गया या जिस दिन टेस्ट का रिजल्ट आया? नहीं, जिस दिन आपके सिम्टम्स शुरू हुए, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है हाँ तो वो जिस दिन आपका पॉजिटिव आया टेस्ट, बिकॉज दैट्स द ओनली प्रूफ वी हैव ना। सो जिस दिन आपने टेस्ट करवाया, राइट, टेस्ट करवाया, बिकॉज वो टेस्ट पॉजिटिव आया पर टेस्ट करवाया उस दिन आप पॉजिटिव थे, उसका मतलब। सो हाँ, तो जिस दिन सैंपल लिया गया दैट विल बी माय फर्स्ट डे। सपोज 2 दिन बाद अगर रिजल्ट आता है, बट द डे व्हेन द सैंपल वाज कलेक्टेड विल बी माय फर्स्ट डे। यस, यू आर राइट। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज, एनीबॉडी एल्स? हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए विनीत। हाँ मैडम, मैं विनीत बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैडम मैं 14 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हो गया था, मेरे सिम्टम आ रहे थे 10 अप्रैल से ही। और फिर 21 तारीख को हमारा RT-PCR हुआ, एंटीजन टेस्ट हुआ था पॉजिटिव। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था घर में, कोई मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, हल्के फुल्के बुखार ही था, तो हमने घर में आइसोलेट कर लिया था। 21 तारीख को हमारा मतलब RT-PCR हुआ जिसमें हमारा नेगेटिव आया। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वैक्सीन कब तक लगवा सकता हूँ, कितने दिनों के बाद? तो वही वैक्सीन 3 महीने तक आपकी नेचुरल इम्यूनिटी रहती है, एंटीबॉडीज बनी हुई है बॉडी में, तो उसके बाद कभी भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो। मैम एक वर्ड आ रहा है हाइपर इम्यूनिटी, ये क्या होता है? हाइपर इम्यूनिटी तो वो जब कोविड होती है, जो उसमें वो साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं, जो मतलब बॉडी बहुत ज्यादा ही रिएक्ट हो रही है, और वो होता है कोविड इन्फेक्शन के टाइम, जो अराउंड 6 to 8 days होता है, तब बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, तो उसमें पेशेंट्स की हालत और खराब होती है, तो वो साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं। ओवर हाइपर इम्यूनिटी मतलब ओवर रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का, जिसकी वजह से और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी में, और जिसमें कोविड पेशेंट्स फर्दर डिटीरियोरेट होते हैं। उसका वैक्सीन के साथ मैं एक्चुअली मैडम 1 महीना हमारा हो गया लगभग नेगेटिव आए, तो मुझे किसी टाइप का टेस्ट कराना चाहिए, जैसे कि एक्सरे वगैरह या फिर डी-डाइमर वगैरह? कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, और हम तो यहाँ पे PCR भी रेकमेंड नहीं करते कोविड इन्फेक्शन के बाद, बिकॉज आपका PCR भी 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट आपने करवा लिया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, बट नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वाला प्लीज। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मेरा नाम एकांश सोनी है, परमार्थी युवा समाज सेवा संस्थान खंडवा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहे हैं अभी। हाँ जी। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेशेंट की तरफ से भी हैं। एक तो यह है कि अगर किसी ने ब्लड डोनेशन किया हुआ है तो वो कितने समय के बाद वैक्सीन लगवा सकता है? ब्लड डोनेशन का वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी लगवा सकते हो। ओके। और यदि किसी ने वैक्सीन लगवाया है और उसे इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करना पड़े किसी को, तो क्या वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। ओके। एक लास्ट वन क्वेश्चन है मैम। हम लोग ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, वहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं नशे के आदी हैं, मतलब शराब का सेवन हर रोज करते हैं। तो अगर वो लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें उन्हें क्या सलाह देना चाहिए, कितने टाइम तक वो शराब का सेवन ना करें?
देखो ऐसे तो कोई अगेन इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर इससे हम उनकी शराब कम करवा सकते हैं तो आप बोल सकते हो, बट कोई रिलेशन नहीं है। एज अ फिजिशियन वैक्सीन और शराब का कुछ नहीं है। अब हमें बंद करने का भी उसमें कोई है नहीं ना, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बस यही You क्वेश्चन थे welcome. मेरे। हाँ, यू वेलकम। नेक्स्ट मैम प्लीज कोई है, नहीं तो हम एक फॉलो अप क्वेश्चन है मैम मेरा वो डी डायमर का आपसे बात किया था, मेरा LDH भी 600 है, तो आपने बोला था वो आइसोलेटेड केस है, सो आई थॉट हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग बैक एंड टेलिंग यू कि LDH इज 600। तो मुझे क्या वो मेडिसिन लेनी चाहिए या अभी मुझे नहीं लेनी चाहिए जो मुझे हाँ प्रिस्क्राइब नहीं, की है? विशेष लेनी नहीं चाहिए। जैसे मैं बोल रही, पता है यहाँ पे तो हम टेस्ट भी नहीं करते, इसकी वजह से नहीं करते बिकॉज टेस्ट की हमें ऐसी ही आधी आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज जो भी है बॉडी में थोड़ा इन्फ्लेमेशन तो है ना, कोविड हाँ। है तो इन्फ्लेमेशन है, तो कई नंबर्स ऊपर आ सकते हैं बिकॉज वो नेचुरल रिएक्शन है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको ट्रीट करना है। नंबर्स को हम कभी ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इसीलिए वो क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत जरूरी है। आपके सिम्टम्स तो है ही नहीं, आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है, इसलिए प्लीज आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके सिम्टम्स वर्सन होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है और वो 5 से 6 दिन से ज्यादा चल रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो उस टाइम पे यस ऑफ कोर्स हमें स्टेप लेना चाहिए, बट अभी कोई जरूरत नहीं है। हमने तो आइडियली यहाँ पे टेस्ट किए भी नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता किसका क्या है। हम यही करते हैं, मैं मेरे पेशेंट्स को टेस्ट करवाती ही नहीं जब तक वो हॉस्पिटल में नहीं आते, बिकॉज कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मुझे थोड़ा सा है, बहुत माइनर है दैट। आपका पर सैचुरेशन 98 है, तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज का हम सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं और इसी बात पे हम डॉक्टर पूजा पटेल आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, डॉक्टर सईद को थैंक यू बोलते हैं, डॉक्टर मनदीप जी को जिन्होंने काफी वैल्यूएबल टाइम दिया, और बहुत सारे एक्टिविस्ट जैसे रावत जी और बहुत हमारे दूसरे फ्रेंड्स जुड़े, उनको भी हम थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने काफी वक्त काफी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज में, ट्राइबल एरियाज में, जो ट्राइबल पेशेंट्स के साथ में कर रहे हैं। सुमित शरण को, यदि आपको कुछ पूछना है 1 मिनट फास्ट आपका। पुष्पिंदर नहीं जी सर। तो फिर हम आपको आज का सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। हितेश प्रसाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ पुष्प सर दीपक सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें जो हमारे लिसनर्स हैं वो जब अपने बारे में बताएं तो अपना नाम और जो अपने लिसनर्स हैं जो उसमें सुन रहे हैं वो अपना नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में बता दिया करें। अगर यहाँ से उत्तराखंड से कोई मदद हो सकती है हमारे संघ के माध्यम के जरिए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं हम। मतलब कुछ लोग अपने बारे में बताते नहीं वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, मतलब उनकी उम्र और अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट। पर रावत जी वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है ना, इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि नाम ना बताए, बिकॉज वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी का वो हो जाता है, इश्यू आ जाता है ना। ठीक है, अगर किसी को जरूरत है। हाँ, इसमें जो है ना वो हम लोग रावत जी सामने अपन को बोल देंगे, पर क्या होता है कई बार उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कई बार आदमी बताना नहीं चाहता, तो दोनों ही चीजें हैं। और हमारे को जिसको जरूरत होगी वो अपने आप को कम्युनिकेट करेगा और हमारे को कम्युनिकेट करेगा और हमारे को लगेगा तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको रेखा शर्मा का भी हमारे को नाम भेजा गया था, आज वो शायद लाइन पे तो है पर हमें दिखने आने दे। तो काफी लोग, हितेश प्रसाद सब अच्छा लोग आप काम कर रहे हैं। तो आज का ये नमस्ते डॉक्टर का प्रोग्राम हम यही आज का सेशन एंड करते हैं। पूजा जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आई एम सॉरी मैं वीडियो पे नहीं आ पाई, बट नहीं दैट्स ओके। पुष्पेंद्र क्या पूछ रहे हैं आप 1 मिनट? टाइफाइड के लिए सर कोई मेडिसिन हो तो बता दें। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए तो वो जो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स है ना, प्लीज वो जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो ही करो, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे टाइफाइड नहीं होता। सो टाइफाइड अमेरिका में नहीं होता है, नहीं अमेरिका में टाइफाइड नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स को इतना टाइफाइड का नॉलेज नहीं होगा। आप इंडिया के डॉक्टर से ज्यादा कंसल्ट कर सकते हैं जी। और एक बात सामान्य सी बात है, जैसे हम दवा गांव से लेते हैं मेडिकल स्टोर से, तो वो कितनी विश्वसनीय है उसे हम कैसे देखें? वो आपको वहीं चेक करना पड़ेगा, यहाँ के डॉक्टर्स उसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स को गाँव में विजिट करे हुए सालों हो चुके होंगे।
हम लोगों को वो आइडिया नहीं होगा, वो पे आपको स्वराज सिंह रावत जी जैसे एक्टिविस्ट आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको कैसा करना चाहिए, वो उनको ज्यादा मालूम होगा। हम लोग उस बारे में आपको ज्यादा जानते। हाँ दीपक सर, हाँ मैं हितेश प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ हितेश प्रसाद बोलिए आप। मैं आपकी एक बात लिसनिंग करता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ मैं बुक में। मैं इसलिए नहीं आता हूँ साहब, क्योंकि जिसको ज्यादा जरूरत है ना तो उनका नंबर आते आते क्या होता है, रह जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि सर टाइम, हम तो क्या पत्रकार है तो हमको बहुत ज्यादा पूछने की आदत हो जाती है। तो क्या नहीं हितेश प्रसाद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप दीपक जी प्रमोट करिए। दीपक जी, हम ऐसे कर सकते हैं कि जो जैसे आप एक्टिविस्ट हो तो आपके लिए एक अलग हम टाइम स्लॉट रख सकते हैं, जैसे लास्ट 15 मिनट्स है तो आपके लिए भी पूरा सेशन अगर नहीं सुनना है आपको और आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो हम बस लास्ट 15 मिनट्स में एड्रेस कर सके, ऐसे कुछ कर सकते हैं हम? हाँ वो कर रखा है अपने पूजा जी, लास्ट 15 मिनट्स हम, इसीलिए हम लोग ने हमारा सेशन 9 बजे एंड होना था, हम लोगों ने 9:30 तक उसको एक्सटेंड कर दिया है अभी। तो हम लोग लास्ट 15-20 मिनट्स उसको कर रहे हैं। तो एक्टिविस्ट वगैरह, और ये जैसे आज हमारे साथ तो शरण जी थे, तो उनके पास ट्राइबल लोग थे, उन्होंने अपने घर में बुला लिया, तो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो स्वराज सिंह जी जो क्वेश्चन इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक साथ पूछ लेते हैं और एक उनको कम्युनिकेट कर ले, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई थिंक रेखा शर्मा का भी हमारे को नाम दिया गया था कि रेखा शर्मा भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम इन सबको थैंक यू बोलते हैं और प्लीज आप कंटिन्यू करिए और इस प्रोग्राम को प्रमोट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, ताकि हमारे पास में जितने लोग, और हम इसको थोड़ा और प्रिसाइज और थोड़ा शॉर्ट करना चाहेंगे कि लोग शॉर्ट टाइम में ज्यादा पूछ सके। तो स्ट्रेट टू द प्रॉब्लम पर आएंगे तो हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि बात करने में टाइम जाता है। सर इसमें होता क्या है कि सर जो क्वेश्चन पूछने वाले जो होते हैं ना सब, तो वो टू द पॉइंट नहीं चलते हैं। वो क्या है कि इधर उधर की जो बातें है ना, जैसे कोई भाई अभी ऐसा है कि हम सब प्रोफेशनल नहीं है, सब लोग तो सबको हम गाइड कर सकते हैं, फिर भी हम उनको सबको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसा उनको है हम धीरे धीरे गाइड करके उनको थोड़ा करेंगे और लोग बात समझने लगे हैं। ऐसे अच्छा वर्कआउट हो रहा है। सुमित, जैसे सुमित जी ने 3 जन थे उनके पास, तो उनके क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए। सो ऐसे अगर हो सकता है तो हम और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके पास है कोई, ये सेम वीडियोस को आप सर्कुलेट कर सकते हैं, ये वीडियोस डाउनलोड करके, तो आप ये वीडियोस और लिंक्स को सर्कुलेट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन सके और उससे समझ सके। सर मैंने न्यूज भी बनाई थी आपके और अशोक जी से, मैं क्या कि वो न्यूज लगवाई थी सर 2-3 जगह। और बिल्कुल हमें मिले हैं सब लिटरेचर्स, और हमारे को आप इसको कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो और हमारे पूजा पटेल जी, सर आपका प्रॉपरली मेरे को ये ट्विटर अकाउंट आप फेसबुक से ले सकते हैं, फेसबुक से या ट्विटर अकाउंट पे हमारा है, और फेसबुक भी है, एनआरआई फेडरेशन का फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, दीपक कावड़िया का है, पूजा पटेल का है, मनदीप चोबरा जी का है, सबका है। और फिर आपको एनआरआई फेडरेशन की वेबसाइट पे भी इन सब की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू। ये सब डॉक्टर्स बहुत बड़े हेल्प, बहुत काम कर रहे हैं। पूजा जी ने पूरे डॉक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का, एवरीडे का स्केड्यूल क्रिएट करने का बहुत बड़ा काम किया है, और हम इनको बहुत थैंक यू बोलते हैं। सर वो ऊर्जा भी आपसे ही आती है, क्योंकि ये राजस्थान की खुशबू है ना, सब फैली हुई है सब। क्या बताया आप? नहीं बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप सबका भी थैंक यू दीपक जी, इतना अच्छे से आप हर रोज 8 से 9 इतने टाइम से कर रहे हैं। एंड रावत जी, हितेश जी, सुमित जी, आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिकॉज आपके माध्यम के थ्रू हम ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो ये एक पूरी टीम एफर्ट है। सो इवन आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर डूइंग दिस, बिकॉज ये इतनी इस क्राइसिस में आई थिंक देयर कुड बी नथिंग बेटर देन कंट्रीब्यूटिंग फॉर आवर मदरलैंड। एब्सोल्युटली। सर तो आज ऑक्सीजन के बारे में एक सामान्य प्रश्न है। ऑक्सीजन के बारे में, विदेशों से भारत ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, क्या भारत में ऑक्सीजन की कमी है, या जैसे ऑक्सीजन बनाई जाएगी तो पर्यावरण में कमी आ जाएगी ऑक्सीजन की? नहीं, कोई ऑक्सीजन से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। आप भारत से ऑक्सीजन इसलिए भेजे क्योंकि इंडिया में सब लोगों ने ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स और सिलेंडर्स को होल्ड करना शुरू कर दिया। अपने अपने घर में सब लोग ने
तो 138 करोड़ आपके 1 करोड़ 138 करोड़ लोग हैं। अगर इतना सामान सब घर में इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, कौन मैन्युफैक्चरर कहाँ से लाएगा? इसके लिए बाहर से मंगाया जा रहा है। तो वो थोड़े टाइम में आई थिंक शॉर्टेज कम होने लगी है, और बहुत सारे लोगों ने अमेरिका से और हमने भी सबने यहाँ से डोनेट किए हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भिजवाए हैं, क्योंकि वो टेम्पररी शॉर्टेज को फिल अप करने के लिए, उससे ऑक्सीजन का और पर्यावरण का किसी का कोई संबंध नहीं है, तो आप उसकी टेंशन नहीं करिए। ये ऑक्सीजन शॉर्टेज मेरे ख्याल से फिनिश होने लगी है। अब इनफ ऑक्सीजन है इंडिया में, इनफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और सिलेंडर्स पहुंच चुके हैं, तो अब कोई फिक्र। तो आज का प्रोग्राम इस बात पे हम एंड करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, सेम थिंग, सेम चैनल पे, सेम पासवर्ड के साथ। और तब तक के आप सबका शुक्रिया, आप सबका थैंक यू and have a good day. Thank you so much. Thank you. अशोक जी का बहुत-बहुत thank you again. अशोक जी श्रीवास्तव for doing all this thing. जी सर, मैं पहुंचा दूंगा बात।